हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मल्हार बुक में से चैप्टर 3 पहली बूंद के प्रश्न उत्तर। जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं वो लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें ताकि मैं फटाफट से क्लास शुरू कर दूं। क्लास 6 में पहली बूंद कविता जो कि 3rd चैप्टर है आपकी मल्हार की किताब का, उसके प्रश्न उत्तर हम देख रहे हैं। अब तो बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स आपके हैं, बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, बस आपको डिस्कस करना है ज़्यादा। तो पहला जो आप अपनी किताब खोल के बैठ जाइए, किताब के पीछे जो एक्सरसाइज दे रखी है वहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। सटीक मतलब ठीक, सबसे बढ़िया तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है। प्रश्न है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई ये शब्द किसके लिए आया है, और ऑप्शन दे रखे हैं हमें, बादल, अंकुर, बूंद और पावस। नवजीवन की ले अंगड़ाई किसने ली थी? नवजीवन की अंगड़ाई अंकुर ने। तो ये अंकुर के लिए आया है ये शब्द। देखते हैं यहाँ पर क्या उत्तर दे रखा है। अंकुर सही है, तो इसमें स्टार बनाना है आपको। आप अपनी किताब में स्टार बना लीजिए अंकुर के आगे। अगला है, नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली क्या है? इसमें काली पुतली कौन है, किसके आया काली पुतली शब्द? देखिए पहले तो इसका अर्थ समझ लीजिए कि नीले नयनों सा ये अंबर, ये जो अंबर है आसमान है, ये नीली आंखों के समान, नयन मतलब आंखें, काली पुतली। अब देखिए आपकी आंखों के अंदर एक गोल गोल घेरा होता है ना काले रंग का, उसे पुतली कहते हैं। और नीले आसमान में काली पुतली के समान क्या है? बादल हैं, सीधी सी बात है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ के दो ऑप्शन हैं, बारिश की बूंद और वृद्ध धरती। दो और ऑप्शन क्या है देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है नगाड़ा और चौथा ऑप्शन है बादल। और इसका सही उत्तर है बादल, क्योंकि अगर नीले रंग का आसमान है, नीली आंखों के समान आसमान है, तो आसमान के अंदर जो काले रंग की पुतली होती है वो आसमान में बादल ही होता है। तो इसका सही उत्तर है बादल। दूसरा प्रश्न है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। अब आप ग्रुप में बैठिए अपनी क्लास में और डिस्कस कीजिए कि भाई आपने पहले तो लिया, पहला उत्तर जो आपने लिया बारिश की बूंद और दूसरा उत्तर आपने लिया बादल, तो यही क्यों उत्तर चुने हैं भाई? वो 4 ऑप्शन थे ना हर क्वेश्चन के आंसर में, तो 4 में से जो आपने एक चुना है वो क्यों चुना है, इसको डिस्कस करना है आपने। तो आप अपनी तरफ से क्या तर्क रखेंगे कि आपने ऐसा क्यों चुना है। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। अंकुर फूट पड़ा धरती से अंकुर फूट पड़ा है। ऐसा लग रहा है अंकुर के फूटने से कि नए जीवन ने अंगड़ाई ले ली है, नया जीवन आ गया है। तो जब अंकुर कहाँ से फूटता है? बीज में से। जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो बीज में से अंकुर फूटता है। तो अंकुर क्या है? नए जीवन का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि बीज में से फूट करके एक छोटा सा पौधा निकला है, वो बड़ा होगा, इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, उसमें फल फूल आएंगे। तो ये जीवन ही तो है। जैसे बच्चा पैदा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर फल फूल आते हैं, यानी कि वो फलता है, फूलता है, उसका परिवार होता है, पढ़ता है, लिखता है। तो जो अंकुर है वो नए जीवन के समान ही है, इसलिए हमने उसमें नवजीवन की ले अंगड़ाई के लिए हमने अंकुर उत्तर चुना था। दूसरे में हमने चुना क्या? बादल है ना, काली पुतली के समान क्या है? बादल है। तो ये क्यों चुना हमने? काली पुतली से ये जलधर, यहाँ जलधर का अर्थ होता है बादल। जलधर का मतलब है बादल जो काली आंखों की पुतली के समान दिखते हैं। यानी कि अगर कवि ने आसमान को नीले रंग का कहा है तो नीले रंग की आंखों के बीच में जो काली पुतली है वो बादल है, सीधी सी बात। इसलिए हमने बादल चुना है। मिलकर करें मिलान। अब क्या करना है? फिर से अपने क्लास में ग्रुप में बैठ करके डिस्कस करना है कि नीचे कुछ आपको शब्द दिए हुए हैं। यहाँ लिखा है कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन पंक्तियों में से कुछ शब्द रेखांकित हैं। कुछ कविता की लाइनें दी हुई हैं आपको, और हर लाइन में कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर रखा है। दाहिनी और रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं और उनके राइट साइड में आपको उन अंडरलाइन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं कि कविता में ये जो शब्द है इनका अर्थ ये निकलता है। तो आपको मैच करना है कि क्या शब्दों के अर्थ सही दिए हुए हैं। यहाँ पर कविता की पंक्तियां दी हुई हैं, यहाँ उनका भावार्थ दिया हुआ है,
आपको मैच करना है, ऐसे करके कौन सा किससे मैच हो रहा है देखते हैं। ये है पहला शब्द, आसमान में उड़ता सागर। और उड़ता सागर को यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है और इसके लिए भावार्थ दे रखा है मेघ गर्जना। उड़ता सागर का मतलब है मेघ की आवाज। ये सही है या गलत है देखते हैं अभी आगे। दूसरा शब्द कौन सा है? दूसरा शब्द है बजा नगाड़े और इसके लिए दे रखा है बादल। क्या ये दोनों सही है आपस में? बजा नगाड़े का अर्थ बादल होता है या नहीं? ऊपर नीचे हमें मैच करना है किसका अर्थ क्या होता है। आगे सारे चारों के चारों शब्द हम देख लेते हैं तभी मैच हो पाएगा। अगला तीसरा है नीले नैनो सा। नीले नैनो सा, और नीले नैनो सा का अर्थ यहाँ दे रखा है हरी दूब। और अंतिम शब्द है रोमावली सी और यहाँ दे रखा है आकाश। अब इन चारों को आपस में मैच करना है, किसका सही उत्तर क्या है तो देखते हैं सही उत्तर। तो ये है सही उत्तर का चार्ट जो मैंने आपके लिए बना रखा है। पहला है आसमान में उड़ता सागर। उड़ता सागर कहा गया है बादल को। देखिए पहली लाइन का जो आंसर मैच होगा वो सेकंड से मैच होगा, ठीक है। अब देखिए आगे 2 लाइन का बजा नगाड़े मेघ की आवाज। 2 का मैच हो रहा है 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ। 3 लाइन में है नीले नैनो सा, इसका मैच हो रहा है चौथे नंबर के साथ आकाश। नीली आंखों के समान लिखा ही हुआ है नीले नैनो सा, यह है अंबर, तो अंबर मतलब आकाश होता है। अब क्या बचा? चौथा वसुंधरा की रोमावली सी। रोमावली क्या होती है? जैसे हमारे ये हाथ हैं और हाथ पर यहाँ पर आपको सारे यहाँ बाल 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 दिखाई देते हैं। जब आपको डर लगता है या ठंड लगती है तो एकदम से ये बाल खड़े भी हो जाते हैं, तो इनको रोम बोलते हैं। पूरे शरीर पर ही होते हैं, छोटे 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 से बाल होते हैं जो कई बार नज़र भी नहीं आते हैं, तो इसको बोलते हैं रोमावली। इसी तरह से धरती पर भी छोटी छोटी घास उगी रहती है हर जगह से, तो वो जो घास है, दूब है, वो धरती की रोमावली होती है। हमारे शरीर के रोम होते हैं हमारे बाल और धरती के रोम होते हैं उसकी हरी दूब। तो वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब, हरी दूब का मतलब है हरी घास, इसके साथ मैच हुआ है इसका। तो देखिए 4 नंबर का मैच हुआ 3 नंबर से। तो कैसे मैच हुआ है ये भी मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से आप। 1 का मैच हुआ है 2 के साथ, 2 का मैच हुआ है 1 के साथ, 3 का मैच हुआ है 4 के साथ और 4 का मैच हुआ है 3 के साथ। बहुत आसान दे रखा था आपकी किताब में। अपनी किताब खोल रखी है ना, तो जल्दी से मैच कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए। आपको कविता की पंक्तियां पढ़नी है और फिर उनका अर्थ समझना है। जो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ आपके लिए पहली बूंद का, वहां जाकर के अगर आप व्याख्या को देख लें, किस पंक्ति की क्या व्याख्या कराई है, वही अर्थ होता है जो व्याख्या होती है। तो आपको पंक्ति का अर्थ बताना है। यहाँ पर पहली पंक्तियां दे रखी है, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो इसका अर्थ है, नीचे से मैं उत्तर नहीं पढ़ रही हूँ, आपको मैं खुद से समझा देती हूँ कि आसमान में उड़ता सागर, कवि कहता है कि आसमान में समुद्र, पानी का समुद्र उड़ रहा है, यानी कि पानी से भरे हुए बादल आसमान में घूम रहे हैं। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, ऐसा लग रहा है कि जो पानी का समुद्र था नीचे धरती पर, उसे सोने के पर लग गए और वो उड़ करके आसमान में पहुंच गया। तो पूरी लाइन का इकट्ठा मीनिंग ये निकलेगा कि कवि के अनुसार समुद्र का पानी बिजली के सोने के पंख लगाकर आसमान में पहुंच गया है और वहां उड़ रहा है। बजा नगाड़े बजा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, और आसमान में बादल नगाड़े बजा बजा कर यानी गरज गरज कर धरती की तरुणाई यानी जवानी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जब बारिश आएगी तो बारिश से धरती जो बूढ़ी हो गई है, गर्मी में जो सूखी पड़ी है, वो एकदम से हरी भरी हो जाएगी। तो हरी भरी होने का मतलब है कि उसकी जवानी वापस आ गई। तो पूरी पंक्तियों का एक बार फिर किए देती हूँ, ध्यान से सुन लो कि कवि कहता है कि समुद्र का पानी बिजली के रूपी सोने के पंख लगाकर आसमान में चला गया है और अब आसमान में पानी समुद्र उड़ रहा है। बादल नगाड़े बजाकर यानी गरज गरज कर धरती की जवानी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब जो नीचे लिखा है मैं इसे एक बार पढ़ देती हूँ, मैंने आपको समझा दिया लेकिन एक बार पढ़े भी देती हूँ आपके लिए। बादलों का विशाल समूह आकाश में सागर की तरह फैला हुआ दिखता है, जैसे सागर में पानी होता है वैसे ही बादलों में भी पानी भरा होता है। बिजली की चमक को सुनहरे पंखों के रूप में दिखाया गया है, मानो बादल रूपी समुद्र सुनहरे पंख वाली मछलियां आसमान में तैर रही हैं। बादलों की गड़गड़ाहट को नगाड़े के बजने से तुलना की गई है। ये ध्वनि प्रभाव को दर्शाता है जो बारिश के आगमन की घोषणा करता है। बादल धरती की युवावस्था को जगा रहे हैं, ये दर्शाता है कि बारिश धरती को नया जीवन और ताजगी देती है। यही मैंने आपको समझाया दोनों पंक्तियों का अर्थ कि समुद्र का पानी बिजलियों रूपी सोने के पंख लगाकर आसमान में पहुंच गया है और अब समुद्र आसमान में उड़ रहा है, यानी पानी से भरे हुए बादल आसमान में उड़ रहे हैं जो आवाज करके गर्जना करके धरती की जवानी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अब जब बारिश होगी बादल गरज रहे हैं और बादल गरजने के बाद बारिश करेंगे, बारिश करने से धरती पर पानी की बूंदें आएंगी जिससे धरती हरी भरी हो जाएगी और उससे धरती दोबारा से जवान दिखाई देगी। अगली पंक्तियां नीले नैनो साये अंबर, ये जो आसमान है ये नीली आंखों के समान है, काली पुतली से जलधर, और उस पर ये जो बादल हैं ये काली पुतली के समान है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, ये बादल दया रूपी आंसू बहाकर धरती की अवस्था पर, धरती की जो हालत हो रही है गर्मी के कारण धरती जो बेचैन हो रही है, धरती की इस बुरी हालत पर बादल आंसू बहा रहे हैं, धरती की चिर प्यास बुझाए। और बड़े लंबे समय से धरती जो प्यासी है उसकी प्यास को बुझा रहे हैं अपने आंसुओं से। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है, मानो बादल धरती के दुखों से दुखी होकर के वर्षा के रूप में आंसू बहा रहे हैं। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। ठीक है, 2 बार हो गया, एक बार मैंने समझा दिया, एक बार आपके लिए पढ़ दिया। अगला क्वेश्चन है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। मतलब कि इन पंक्तियों को पढ़ना है और इसके बाद अपनी जो आपकी आंसर कॉपी रहती है जिसपे आप होमवर्क करके आते हैं उसमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। हर्ष का मतलब है खुशी। जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है धरती पर तो धरती कैसे खुश होती है ये बताना है। धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंदें अमृत के समान गिरती हैं, मानो बारिश होने से जो बेजान और सूखी पड़ी धरती थी उसको नया जीवन मिल गया हो। इस प्रकार बारिश की पहली बूंद धरती को खुशी देती है। दूसरा है कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, ये तो कई बार बता भी चुकी हूं अभी मैं कि कविता में आकाश को नीली आंखों के समान और बादलों को आंखों के अंदर काली पुतली के समान बताया गया है। अब इसका उत्तर मैं आपके लिए पढ़े रहती हूँ। प्रस्तुत कविता के अनुसार नीले आकाश को नीली आंखों के समान और काले बादल को उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। तो बच्चों ये था क्लास 6 मल्हार का 3rd चैप्टर पहली बूंद की एक्सरसाइज जो मैंने आपको सभी क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपने दुर्गा पाल मैम की क्लास को पूरे अच्छे से अटेंड किया है तो अब आप इनके उत्तर खुद से लिख सकते हैं। और अब लाइक का बटन दबाना तो बनता है, अगर आपने पहले नहीं दबाया था तो अभी दबा दीजिए। और चैनल पर नए हैं, सिर्फ देखने के लिए आए हैं तो ऐसा मत कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जिससे क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बहुत अच्छी से क्लास पे दोबारा लेकर के आती हूँ, जिससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं और आप दुर्गा पाल मैम की बढ़िया सी क्लास पढ़ें और बढ़िया नंबर लें। अगली वीडियो तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.